आम आदमी पार्टी की कहानी शुरू होती है 2011 में। उस टाइम अन्ना हजारे की देखरेख में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट चल रहा था। पूरे इंडिया में लोग इस मूवमेंट के लिए और अन्ना हजारे के लिए कैंडल मार्चेस निकाल रहे थे। सेंटर में उस टाइम गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और दिल्ली में भी जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की ही थी। और ये वो टाइम था जब बहुत बड़े बड़े केसेस जो है, करप्शन के केसेस, स्कैम के केसेस, वो सामने आ रहे थे। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम ये तो हुआ भी दिल्ली में था। कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोजेक्ट, इसमें 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए पूरे प्रोजेक्ट में। हालांकि जो स्टार्टिंग में अमाउंट तय हुई थी वो सिर्फ 1800 करोड़ रुपए तय हुई थी। और जो एनालिस्ट बैठे होते हैं उनका मानना है कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ तक का स्कैम इस केस में हुआ था। खैर, ये बहुत सारे स्कैम चल रहे थे और इंडिया में एक अलग ही मूवमेंट चल रहा था करप्शन के अगेंस्ट। और जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी, तो जो इंडिया के लोगों की नजरें थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट को करप्शन से भरी हुई गवर्नमेंट देख रहे थे। और वहीं से निकल के आई आम आदमी पार्टी, और वहीं से आम आदमी पार्टी का नाम यानी आम आदमी निकल के आया। और ये मार्केटिंग के लिए भी बहुत ही तगड़ी चीज थी। लोगों को ये फील करा रही थी कि जो पार्टी है वो आम आदमी की पार्टी है, और लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे। बहुत लार्ज स्केल पे लोग कैंडल मार्चेस निकाल रहे थे अन्ना हजारे के लिए। खैर, उससे कुछ साल पहले एक मूवी आई थी नायक, अनिल कपूर की मूवी थी। और उस मूवी में ये दिखाया गया था कि किसी भी इंसान को अगर पॉलिटिक्स को सुधारना हो तो उसे पॉलिटिक्स में एंट्री लेनी ही पड़ती है, उसको अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। ऐसे में जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था तो एक इंसान सामने निकल के आया, अरविंद केजरीवाल। और उनके साथ के जो स्टार्टिंग के लीडर्स थे उनका मानना था कि इंडिया में अगर करप्शन से लड़ना है, जो पॉलिटिशियंस करते हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। बिल्कुल नायक वाली की स्टोरी। और धीरे धीरे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। आने वाले टाइम में दिल्ली में चुनाव भी थे 2013 में, और आम आदमी पार्टी ने उस इलेक्शन को भी लड़ा। आम आदमी पार्टी के मेन इलेक्शन कैंपेन में एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था जन लोकपाल बिल। आम जनता को, अगर इंडिया की आम जनता की बात करी जाए तो जनता को यह लगता था कि अगर जन लोकपाल बिल पास हो जाता है और प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लग जाता है तो इंडिया में जो करप्शन है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। दिल्ली के इलेक्शंस आते हैं 2013 के, और ये वो टाइम था जब कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे वीक होनी स्टार्ट हो चुकी थी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी। इनफैक्ट इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट में कई बार ये भी देखा गया कि बीजेपी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सपोर्ट करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट के भी हिस्सा हैं। यानी आम आदमी पार्टी के लीडर्स और बीजेपी के लीडर्स ऑलमोस्ट सेम साइड से ही वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। खैर, 2013 में दिल्ली के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश को चौंका देती है। दिल्ली की टोटल सीट्स थी 70। इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनती है बीजेपी, जो 32 सीट्स लेके आती है। कांग्रेस का तो जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही रिजल्ट आया, सिर्फ 8 सीट्स उनको मिली 70 में से। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ सबको चौंकाते हुए 28 सीट्स ले गई। यहाँ से ये फील आनी तो शुरू हो चुकी थी कि भाई इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें रिवोल्यूशन आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी 2013 के इलेक्शंस में 70 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी और गवर्नमेंट बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत थी। बीजेपी के पास सिर्फ 32 सीट्स थी, उनके पास भी 36 सीट्स नहीं थी। बीजेपी ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फॉर्म करने से मना कर दिया। उनका इरादा गवर्नमेंट फॉर्म करने का नहीं था। इसका एक मेजर रीजन ये भी था कि 2014 में जनरल इलेक्शंस आने वाले थे, जो उनकी मोस्ट प्रायोरिटी में आता था, और वो नहीं चाहते थे कि अगर वो यहाँ पे किसी के साथ अलायंस बनाए या कुछ MLAs को इधर उधर करे, उससे उनका जो नैरेटिव है, उनका जो पब्लिक सपोर्ट है वो कमजोर पड़े। तो बीजेपी यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर रही। अब बारी आती है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें थी, कांग्रेस के पास 8 सीटें थी। अगर दोनों मिल जाएं तो गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी को यह भी पता था कि उनका जो जन्म हुआ है वो कांग्रेस को ही अपोज करते करते हुआ है। करप्शन के जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, स्कैम्स हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट में हो रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने एक 18 पॉइंट एजेंडा सामने रखा। इस 18 पॉइंट एजेंडा में कुछ ऐसी चीजें सम्मिलित करी गई जिन पे कांग्रेस का एग्रीमेंट लिया गया कि अगर आप इन सारे 18 पॉइंट्स एजेंडा को एग्री करते हो तो हम आपके साथ अलायंस बना के गवर्नमेंट फॉर्म करने को तैयार है। फाइनली कांग्रेस इसको सपोर्ट दे देती और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। ये जो 18 पॉइंट्स वाला एजेंडा था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे जन लोकपाल बिल जो है वो 15 दिन के अंदर ही पास होना चाहिए, उसको आप अपोज नहीं करोगे। और ये जो टाइम है ये 2013 का है, मतलब जो कांग्रेस है वो सेंटर में बैठी हुई पावर में है। तो आम आदमी पार्टी इन शर्तों के साथ अलायंस फॉर्म करके गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन इंडिया की जनता को ये समझाना कि 18 पॉइंट्स एजेंडा के बेसिस पे गवर्नमेंट फॉर्म करी गई है, ये इनफ नहीं था। कहीं ना कहीं इंडिया की जो जनता है वो इस बात को लेके बड़ी गुस्सा थी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस फॉर्म कर लिया। साथ में 28 दिसंबर 2013 को आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद इवन आफ्टर के कांग्रेस जो है वो 18 पॉइंट एजेंडा से एग्री कर चुकी थी, जन लोकपाल बिल पास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सीएम बनने के एग्जैक्टली 49 दिन बाद अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते हैं कि वो गवर्नमेंट हटा देंगे, वो अलायंस तोड़ देंगे और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पोस्ट से वो इस्तीफा दे देंगे। एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए तो ये बहुत ही ब्रेव स्टेप है, क्योंकि जैसे ही आप अलायंस तोड़ते हो और गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगी तो री इलेक्शन होंगे, और री इलेक्शन में आप अगर नंबर ऑफ सीट्स अच्छी लेके नहीं आ पाए
तो आपके हाथ से गवर्नमेंट बनाने की जो चांसेस थे या 5 साल जो रूल करने के चांसेस थे वो चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नजर से बहुत ही रिस्की स्टेप होता है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा फायदा देके जाता है, क्योंकि जो लोग अभी तक बस अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे वो एडमायर करना शुरू कर चुके थे। नजर में अरविंद केजरीवाल वो इंसान थे जो पॉलिटिक्स करने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, देश में एक रिवोल्यूशन, एक चेंज लाने के लिए पॉलिटिक्स में आए थे, और टाइम आने पे उन्होंने जो उनको कुर्सी मिली थी उससे लात मार दी। ऐसा ही कमाना होता तो वो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के ये दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं थी। पैसा कमाने के लिए नहीं आए, देश बदलने के लिए आए। खैर फरवरी 2014 की ये बात है जब अलायंस टूटता है और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो हट जाती है। दिल्ली पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, लेकिन दोबारा से जो री इलेक्शंस होने थे वो इलेक्शंस 2014 में नहीं होते, वो 2015 में होते हैं। उसका एक मेजर रीजन था कि उस टाइम पे जनरल इलेक्शंस होने वाले थे, लोकसभा इलेक्शंस, जिसमें मोदी जी जीत के पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। दूसरा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी को भी लोकसभा इलेक्शंस में कॉम्पीट करने का मौका मिल जाता है। आम आदमी पार्टी 2014 के जनरल इलेक्शंस में कॉम्पीट करती है और 4 सीट्स जीत लेती है। हालांकि अगर इंडिया लेवल के इलेक्शंस के हिसाब से देखी जाए तो 4 सीट बहुत कम है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल नई फॉर्म हुई पॉलिटिकल पार्टी थी, तो 4 सीट्स भी अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर था। 2014 के इलेक्शंस होते हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर आते हैं 2015 के दिल्ली के दोबारा से लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल ने जो इमेज बनाई हुई थी वो ऑलमोस्ट अभी भी नायक के अनिल कपूर जैसी थी। उनका स्टांस बहुत सिंपल सा था, अगर जन लोकपाल बिल पास नहीं होता है, उनकी गवर्नमेंट उन्हें अलायंस बना के फॉर्म करनी पड़ रही है, तो वो ऐसी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। री इलेक्शंस हुए और री इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने ऐसा परफॉर्म किया जो पूरे देश को तो चौंकाता ही था, साथ में लोगों की तरफ एक ऐसा मैसेज गया कि इंडिया की राजनीति में ये रिवॉल्यूशन लाने वाला एक स्टेप है। टोटल 70 में से 67 सीट 67 सीट्स आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है और अरविंद केजरीवाल फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि बीजेपी जनरल इलेक्शंस में 2014 में जीती थी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें काफी अच्छी नंबर ऑफ सीट्स खोनी पड़ी। लेकिन अगर वहीं एनालिसिस की तरफ ध्यान दिया जाए तो बीजेपी को 2013 में जो वोट परसेंटेज मिली थी वो सिर्फ 33% ही मिली थी, और 2015 में भी जो उनको वोट परसेंटेज मिली वो 32.8 यानी 32.8 यानी सेम ही ऑलमोस्ट वोट परसेंटेज मिली थी। उनकी वोट परसेंटेज में कोई खास चेंज नहीं हुआ था। यह एक चीज बड़ी क्लियर थी, 2014 में कांग्रेस की हार के बाद यहाँ दिल्ली में भी जो कांग्रेस को परसेंटेज ऑफ वोट मिल रहा था वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया। खैर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। 2015 से लेकर 2020 तक अच्छा खासा आम आदमी पार्टी का कार्यकाल चलता है। आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो बेसिक फैसिलिटीज है उन पे काम करेंगे, और होता भी ऐसा ही है। केजरीवाल गवर्नमेंट के पावर में आने के जस्ट बाद 200 यूनिट तक बिजली माफ कर दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अप्रोक्सीमेटली 20,000 लीटर तक जो पानी था वो फ्री कर दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स की जो कंडीशंस है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज करा जाता है। अब आम आदमी पार्टी जो है वो पहली बार किसी स्टेट में गवर्नमेंट बना के आई थी, नई नई पॉलिटिकल पार्टी थी, फंडिंग्स बहुत ज्यादा इनके पास नहीं थी। कहीं ना कहीं जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे उस हिसाब से काम भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसकी मार्केटिंग के लिए इनके पास इतने फंड्स नहीं थे। पर यहाँ भी आम आदमी पार्टी एक नई सोच के साथ, एक नई रिवॉल्यूशन के साथ, एक नई मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करती है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। वो नई नई उम्र के लड़के जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ मैच खाते हों, जो उन्हें सपोर्ट करते हो, उनको लॉन्च करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। उन्हीं में से एक था ध्रुव राठी, और ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। ध्रुव राठी के भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट स्कूल्स की तारीफें करते हुए, वहां जाके इंटरव्यूज करते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आम आदमी पार्टी पे अगर कुछ एलिगेशंस लगे उनके लीडर्स पे, तो उनको भी डिफेंड करते हुए ध्रुव राठी देखा गया। खैर ये आम आदमी पार्टी का बहुत ही तगड़ा मार्केटिंग तरीका था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमीन पे काम नहीं हो रहा था। जमीन पे काम हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में सप्लाई करी जा रही थी, और भी काफी कुछ फ्री में दिया जा रहा था, सब्सिडीज, फ्रीबीज। लेकिन इन सारी चीजों की एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक फैमिली को लीड करता हूँ, मैं उस फैमिली का मुखिया हूँ और मेरे बच्चे हैं 3-4। मेरी फैमिली में एक घर है जो अच्छा खासा बना हुआ है, मेरे पास एक गाड़ी है जो अच्छी खासी काम करती है, और मैं एक अच्छा खासा रुपया कमाता हूँ। जो रुपए मैं कमाता हूँ उनमें से मैं अपने बच्चों को 100 रुपए पॉकेट मनी के लिए देता हूँ। दिन के लेट्स सपोज 500 या 600 रुपए मैं बचा के रखता हूँ सेविंग्स के रूप में, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे गाड़ी की सर्विस कराने के लिए भी रुपए चाहिए होंगे, शायद गाड़ी चेंज करने की जरूरत पड़े तब सेविंग्स की जरूरत पड़ सकती है, या घर के रेनोवेशन के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कल को मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो 100 रुपए पॉकेट मनी दे रहा था उसकी जगह मैं 500 रुपए पॉकेट मनी देनी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अपनी सेविंग्स नहीं करूंगा, तो ये चीज श्योर है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट डैड बन जाऊंगा और मेरी फैमिली ज्यादा खुश रहने लग जाएगी। लेकिन ये सारा कुछ सिर्फ तब तक चलेगा जब तक घर की जो छत है वो चूने ना लग जाए, या फिर जो गाड़ी है वो खराब होनी स्टार्ट ना हो जाए। कहने का मतलब 2-3 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट मेरी जो फैमिली की कंडीशन है, उसकी जो हैप्पीनेस है वो बढ़ जाएगी। और यही हुआ दिल्ली गवर्नमेंट के साथ भी। पावर में आने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने 2015 के बाद
फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बीज, फ्री वाटर सप्लाई, बहुत कुछ फ्री देना स्टार्ट किया। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चेंज किया। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए पैसे खर्च होते हैं। मतलब अगर दिल्ली गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छा करोगे, हेल्थ कंडीशंस को आप अच्छा करोगे, तो वहाँ पैसे खर्च होंगे। लेकिन आपका जो पैसा जहाँ से आप कमाते हो, यानी कि आपका जो रेवेन्यू आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू या वाटर बिल के थ्रू, वो अब आपका नहीं आने वाला है। दिल्ली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सरप्लस था वो ड्रास्टिकली गिरने लग गया। रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जितना पैसा कमा रही थी या कलेक्ट कर रही थी टैक्सेस के थ्रू या उनके और जो तरीके होते हैं उनके थ्रू, उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी पे पैसे खर्च करना या बाकी जो गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं उन पे पैसे खर्च करने के बाद जो पैसा बच जाता है वो होता है रेवेन्यू सरप्लस। वो रेवेन्यू सरप्लस बहुत तेजी से दिल्ली गवर्नमेंट का गिरने लग गया, क्योंकि 2011-12 का जो फिस्कल ईयर था उसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था दिल्ली गवर्नमेंट का, यानी कांग्रेस यानी शीला दीक्षित की गवर्नमेंट के अंडर। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के आने के बाद 2014, 2015, 2016, 17, 18 ये ड्रास्टिकली गिरता चला गया। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। इनफैक्ट 2017, 2018, 19 आने तक भी ये जो रेवेन्यू था ये सिर्फ 4-5 हजार करोड़ तक ही बढ़ पाया, जो सन 2011 के आसपास 10,000 करोड़ था। लेकिन इसका जो असर है वो स्टार्टिंग में दिखने वाला नहीं था। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास गाड़ी अच्छी है, आपका जो घर है वो अच्छा है, तो आप सेविंग्स करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग के 2-3 साल तक आपकी जो गाड़ी है, आपका जो घर है वो सही से काम करते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बात खराब होनी तब शुरू होगी जब कई साल गुजरेंगे और आपके घर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, बारिश के टाइम में वो चूना शुरू हो जाएगा। 5 साल गुजरे और जो नॉर्मल जनता है उसको कुछ नुकसान दिखाई नहीं दिए। उनको जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री हेल्थ कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, उसके डायरेक्ट बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे। तो जो जनता है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड थी। हालांकि 2020 के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए, उसमें आम आदमी पार्टी की जो सीट्स है वो 67 से 62 हो गई। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का रिजल्ट था, इवन आफ्टर के आप 5 साल रूल कर चुके हो। दिल्ली की जो जनता थी उनको रिजल्ट्स दिखाई दे रहे थे और रिजल्ट्स दिखाई देंगे भी, क्योंकि अगर आपके घर का जो बिल है अगर वो किसी टाइम पे 1000 रुपए आता था और अब वो 200-250 रुपए आना शुरू हो जाए तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको दिखाई देगा ही देगा। 2020 में आम आदमी पार्टी फिर से इलेक्शन जीतती है, 5 सीटें कम होती हैं, लेकिन फिर से अरविंद केजरीवाल दोबारा चीफ मिनिस्टर बनते हैं। साल आया 2020, गवर्नमेंट दोबारा से आम आदमी पार्टी की फॉर्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये रियलाइज होना शुरू हो चुका था कि हमें रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो छत है हमारे घर की वो अब चूने लग गई है। दिल्ली में जो रोड थी, उनका जो ट्रैफिक था वो बढ़ता जा रहा था। दिल्ली में ज्यादा बसेस की जरूरत थी, पोल्यूशन की कंडीशन दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। ऊपर से अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए हुए थे, जैसे यमुना को हम साफ कर देंगे। अब ये सारे काम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो फ्री की स्कीम्स उन्होंने दी हुई हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर बिल, वो सब वो कैंसिल कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो लोगों पे पड़ेगा, उनके इलेक्शन कैंपेन पे पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने काफी कोशिश करी कि वो किसी तरीके से टैक्सेस बढ़ा के या टैक्स को एक अच्छे मेथड्स में कन्वर्ट करके अपना रेवेन्यू बढ़ाए, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। दिन पे दिन जो दिल्ली के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो या तो डिले होते थे या पोस्टपोन्ड होते थे। अगर दिल्ली में बारिश पड़ती थी तो पूरा दिल्ली डूब जाता था। हर साल की ये कंडीशन थी और आज भी ये कंडीशन है। खैर, दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी तरीके से कोशिश तो करी कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाएं या किसी तरीके से मैनेज करें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो लॉन्च तो कर दिए गए थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहे थे। जैसे ओखला का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2017 में, और उस टाइम पे ये प्रॉमिस किया गया था कि 2021 तक ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली ऑपरेशनल हो जाएगा, इसकी डेडलाइन है। लेकिन डेडलाइन हर साल बढ़ती चली गई और आज की डेट में 2024 में भी ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो चालू नहीं हुआ है। ऐसे ही 2022 में एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया था, 575 किलोमीटर की सीवर लाइंस बनाने का प्रोजेक्ट, जिससे यमुना का जो पानी है उसको साफ करा जाए, उसके पानी को ले जाया जाए और ओखला का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें ले जाके उस पानी को ट्रीट किया जाए। लेकिन चाहे ओखला का ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे ये सीवर लाइंस हो, इन दोनों में से कोई सा भी प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली खत्म नहीं हुआ है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बजट नहीं है, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट के पास। यमुना नदी का साफ होना या बारिश के टाइम पे पानी भर जाना, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स है ही। एक और मेजर प्रॉब्लम है जो दिल्ली को हमेशा घेर के रखती है, पोल्यूशन। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का वो ऑलमोस्ट 350 है, जो ये बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत अनहेल्दी है। दिल्ली से ही 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, गजरोला। अगर उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो वो सिर्फ 75 है। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि ऑटोमोबाइल यानी बहुत ज्यादा गाड़ियों के चलने की वजह से दिल्ली में अच्छे खासे लेवल का पोल्यूशन होता है। लेकिन इस पोल्यूशन को कट करने के लिए भी, मैनेज करने के लिए भी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा, वो भी ज्यादातर वो पॉलिसीज थी जहाँ पे पैसा ना खर्च हो, क्योंकि पैसा प्रॉपर अमाउंट में रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट के पास है नहीं। जैसे कि ऑड इवन रूल को इंट्रोड्यूस करा गया, कई बार ब्लेम कर दिया गया कि हरियाणा की वजह से पोल्यूशन होता है,
दिवाली के पटाखे बैन कर दिए गए। हालांकि आज भी दिवाली आई नहीं है, लेकिन फिर भी AQI जो है वो 350 टच कर चुका है। साथ में दिल्ली गवर्नमेंट ने ये जितने भी स्टेप्स लिए, ऑड इवन रूल, दिवाली के पटाखे बंद कर दो, ये एक्चुअल में परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आसपास के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा, यूपी, इनके जो मेजर सिटीज हैं जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ पे आप पटाखे बंद नहीं कर सकते, वहाँ पे आपका रूल नहीं चलता है, और वहाँ से पटाखों का पॉल्यूशन जो है वो आपके यहाँ ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। साथ में ऑड इवन रूल का भी उतना ज्यादा फायदा नहीं है जितना दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जो पब्लिक व्हीकल्स हैं लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऑफिस आवर्स में दिल्ली की जो मेट्रो है या बसेस हैं वो पूरी भरभरा के चलती है, तो ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और लोग जबरदस्ती अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं। दोनों चीजें ही पूरी तरीके से भरी पड़ी है। खैर, मल्टीपल टाइम्स जब पॉल्यूशन अपनी लिमिट से पार पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफियर किया कई बार और दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए कि वो कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे जिनमें रियलिटी में पैसा खर्च होता है, क्योंकि सॉल्यूशंस वहीं से निकलेंगे, जैसे स्मोक टावर्स का लगाना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे 2019 में स्मोक टावर्स लगाए गए, एक कनॉट पैलेस के पास, एक आनंद विहार पे। लेकिन ये स्मोक टावर्स लगने के बाद भी कई बार ऐसा देखा गया कि ये ऑपरेशनल ही नहीं है, ये चलते ही नहीं है। जब ये रीजन पता करने की कोशिश करी गई कि चल क्यों नहीं रहे हैं, तो पता चला कि जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। खैर, ये तो सारी प्रॉब्लम्स थी जो दिल्ली गवर्नमेंट फेस कर रही थी अपने रेवेन्यू की वजह से, बहुत ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास ना होने की वजह से। आम आदमी पार्टी की एक और डेस्परेशन थी कि उसको एक्सपेंड करना था अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत तेजी से। अब आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसको फंडिंग्स की जरूरत पड़ेगी। हर साल किसी न किसी प्रदेश में इलेक्शंस होते रहते हैं और बिना फंड्स के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर्ली इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। और यहाँ से निकल के आया आम आदमी पार्टी का वो डिसीजन जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले थे। दिल्ली की लिकर पॉलिसी, दिल्ली में जो इस टाइम की जो लिकर पॉलिसी है उसको मॉडिफाई करा जाएगा, उसको हरियाणा की तरह करा जाएगा ताकि जो इनका रेवेन्यू है वो बढ़ सके। इस पूरी पॉलिसी में, और इस पॉलिसी को स्कैम क्यों बोला जाता है ये चेक करना हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख लेना, मैं यहाँ अटैच कर दूंगा। ये मैंने शॉर्ट में समझाया हुआ है अच्छे तरीके से। इससे भी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो देखनी हो तो नीतीश राजपूत की वीडियो देख लेना। खैर, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की लिकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई ताकि दिल्ली का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन एट द सेम टाइम अगर एलिगेशंस जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज ने लगाई हैं उनको कंसिडर किया जाए तो ये जो पॉलिसी लाई गई थी ये सिर्फ दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पॉलिसी नहीं थी, साथ में आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी की जो फंड है उसको भी अरेंज करने का एक तरीका था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलिगेशंस लगे हैं, एक कोर्ट केसेस चल रहे हैं अभी। ऐसी एलिगेशंस हैं कि जो नई लिकर पॉलिसी आई थी, जिसको फिलहाल तो खैर हटा दिया गया है जब केसेस वगैरह चले, तो उस दौरान उस पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट बिजनेसमैन को लाइसेंस बांटे गए थे जिन्होंने कहीं बैक चैनल के थ्रू आम आदमी पार्टी को फंड किया था ताकि वो बाकी के स्टेट्स में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें कंटेस्ट कर सके। लेकिन जैसे ही इस पॉलिसी के बारे में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता चला, खास करके बीजेपी और कांग्रेस, तो इस पॉलिसी को लेकर बवाल हो गया। फिर धीरे धीरे इस पे CBI जांच बैठी और अभी जो ये केस है वो कोर्ट में चल रहा है। उसी केस से रिलेटेड मनीष सिसोदिया और जो अरविंद केजरीवाल है वो भी फिलहाल बेल पे बाहर है। खैर, इसके पैरेलली एक और चीज हो रही थी। आम आदमी पार्टी जब 2013 में लॉन्च हुई थी तब वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स के मेथड्स को नहीं जानती थी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करती हैं उसका उनको नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था। एक चीज ऐसी है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। जब 2013 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहली बार 28 सीटें जीत के आई थी, उन्होंने अलायंस करके कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। उस टाइम पे उन्होंने अलायंस तोड़ के वो गवर्नमेंट छोड़ दी थी। लेकिन उसके बीच में 2014 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी। 2015 में दोबारा से जब केजरीवाल गवर्नमेंट इलेक्शन जीती और 70 में से 67 सीट्स लेके जीती, एक चीज उसमें हुई थी जो इजीली नोटिसेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बीजेपी को जो 33% वोट मिला था वो अभी भी ऑलमोस्ट 33% ही वोट था। एक तरीके से जो सारा का सारा वोट बैंक कांग्रेस को मिला करता था वो आम आदमी पार्टी पे शिफ्ट हो गया, और इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक था मुस्लिम वोट बैंक। एक रिपोर्ट के हिसाब से जहां 2013 में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 12% मुस्लिम्स का वोट मिला था, वहीं 2015 में वो वोट इंक्रीज होके 77% हो गया। जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की हार के बाद मुस्लिम वोट बैंक जो कांग्रेस की तरफ झुकता था वो सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ झुक गया, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी को जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है वो मुंह लग गई थी। और इसके बाद फिर मल्टीपल टाइम्स अरविंद केजरीवाल मुस्लिम वोट बैंक को अपीज करते हुए देखे गए। जैसे उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद चांदनी चौक में एक मंदिर को वेंडलाइज करा गया था, तोड़फोड़ की गई थी। होस काजी में एक मंदिर है जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनमें से कोई भी वहां नहीं पहुंचा। दिल्ली में जब रायट्स हुए तो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के ही जो लीडर्स हैं वो अरेस्ट हुए। अमानतुल्लाह खान जो MLA हैं आम आदमी पार्टी के, वो जेल भी गए। लेकिन वहीं 2015 में एक इंसिडेंट हुआ था वसंत कुंज में, चर्च के ऊपर किसी ने अटैक किया था। हालांकि जब पुलिस ने जांच पड़ताल करी तो पता चला कि ये कोई मेजर इंसिडेंट नहीं था। जिसने भी चर्च में वेंडलिज्म किया था, पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से वो कोई नॉर्मल छोटा मोटा चोर या छोटा मोटा क्रिमिनल था
कोई बड़ा कम्युनल एंगल उसके सामने नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई दी, और ये ऑलमोस्ट वही टाइम था जब ध्रुव राठी की जो वीडियोस हैं उसमें भी ये चीज दिखाई देनी शुरू हो गई थी। उससे पहले ध्रुव राठी की कई सारी पोस्ट में ये देखा गया था कि वो सीधे सीधे ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रहा था, ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहा था फेसबुक पे कि जो वायलेंस होता है, जो राइट्स होते हैं, उसमें जो मुस्लिम टीचिंग्स होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन एक बार जब आम आदमी पार्टी ने प्रॉपरली मुस्लिम वोट बैंक का अपीसमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ध्रुव राठी ने भी ऐसी सारी पोस्ट जिसमें उसने कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया हो जिससे मुस्लिम वोट बैंक हर्ट हो सके, वो सब डिलीट कर दी, और उसकी आगे की सारी वीडियोस सिर्फ हिंदू कस्टम्स का मजाक उड़ाते हुए देखी गई। जहां मुस्लिम वोट बैंक का जो अपीसमेंट है उसका जो फायदा है वो आम आदमी पार्टी को पता चला, वहीं ध्रुव राठी को वही सेम चीज सोशल मीडिया पे व्यूज और सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाते हैं वो चीज पता चली। खैर धीरे धीरे टाइम गुजरा, दिल्ली गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां वो सक्सेसफुल हो भी पाए, लेकिन तब तक दिल्ली की लिकर पॉलिसी और ऐसे कई सारे केसेस में आम आदमी पार्टी जूझती हुई नजर आ रही थी। इसी दौरान 24 मई 2023 को लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली के गवर्नर है, वो एक लेटर लिखते हैं होम मिनिस्ट्री को, और वो ये बताते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का रेजिडेंस है वहां पे बहुत ही अननेसेसरी पैसा खर्च किया जा रहा है। ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेटली 53 करोड़ रुपए उनके रेसिडेंस को रिनोवेट करने में खर्च कर दिए गए हैं अब तक, और उनके हिसाब से वहां पे कोई पैसों का मिसमैनेजमेंट हुआ है। जब ये लेटर मिनिस्ट्री में पहुंचा तो मिनिस्ट्री ने सीबीआई जांच बिठा दी, और सितंबर 2023 आने तक सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। सीबीआई की अर्ली प्रोब में पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस पे 45 करोड़ रुपए तक का खर्चा आया है रिनोवेशन में, और ये प्रोब जैसे जैसे चलती गई तो अभी रिसेंटली आजकल में ही सीबीआई की ही जांच के दौरान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसको बाद में पब्लिक करा गया, और उसमें बताया गया कि रिनोवेशन में जो जो आइटम्स लगे हैं रेसिडेंस पे उनकी कॉस्ट क्या है। आपके सामने मैं वो पूरी लिस्ट डाल रहा हूँ, आपको पोज करके पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। मैं पूरी लिस्ट आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें सुना देता हूँ स्टार्टिंग की। जैसे विंडो कर्टेन ऑपरेटेड विद मोटर एंड ट्रैक, मतलब जो खिड़कियों के पर्दे होते हैं उनका एक यूनिट, मतलब सिर्फ एक पर्दा 5 से 7 लाख रुपए का है। 80 पर्दे लगाए गए और 4 से 5.6 करोड़ रुपए खर्च हुए सिर्फ पर्दों पे। सोनी का एक टीवी आया अल्ट्रा स्लिम 4K क्वालिटी में, वॉइस कंट्रोल टीवी, और एक टीवी पड़ा है 4 लाख का, और ऐसे बहुत सारे यूनिट, मतलब बहुत सारे टीवी खरीदे गए। अब जितना मैं रिसर्च कर पाया तो सोनी का 4K में अल्ट्रा थिन जो टीवी आता है वो भी 65 इंच वाला, तो वो अप्रोक्सीमेटली 96 से 97 हजार रुपए का आता है। अब वो 4 लाख रुपए का कैसे आया, नो आइडिया। पूरी लिस्ट आपको देखनी है तो आप पोज करके देख लेना। खैर इसमें लास्ट में एक और चीज मेंशन्ड है कि स्मार्ट टॉयलेट सीट्स भी उस रेसिडेंस में लगाई गई थी, जिनमें सेंसर्स लगे हुए थे, ऑटोमेटिक वो खुलती थी, ऑटोमेटिक वो बंद होती थी, हीटेड सीट थी, मतलब खुद से वो गर्म भी हो सकती थी, अगर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो वो गर्म भी हो जाएगी। वायरलेस रिमोट डिओड्राइजर, मतलब शायद उसमें खुशबू करने के लिए भी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल थी, ऑटोमेटिक फ्लशिंग थी, और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज थी। लेकिन ये जो स्मार्ट सीट है जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो कीमत है वो 10 से 12 लाख रुपए है, वो वहां पे अब नहीं है, वो गायब हो चुकी है। अब कैसे हुई, क्या हुई, वो आप अंदाजा लगा लो। खैर ये रिसेंट की बात है। 10 मई 2024 को जब जनरल इलेक्शंस चल रहे थे उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के रिगार्डिंग जो केस चल रहा था उसमें। अरविंद केजरीवाल बाहर आए, इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू करी, उन्होंने काफी दावे भी करे कि अब तक हम जो है वो 2 से 3 सीटें जीत रहे थे दिल्ली में, लेकिन अब हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। लेकिन ऐसा खैर कुछ होता नहीं है, 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ पे अलायंस भी था एक साथ। इसके बाद अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते हैं कि वो सीएम की पोस्ट छोड़ देंगे। प्रोबेबली शायद उन्हें 2025 के जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं दिल्ली के, उस पे फोकस करना है, या शायद पार्टी को एक्सपेंड करना होगा। लेकिन खैर आम आदमी पार्टी जो 2013-2015 के आसपास ऐसे दिखाई दे रही थी कि एक रिवॉल्यूशन लेके आई है, और यहाँ से ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। एक्चुअल में रास्ते में ही उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। खैर ऐसा भी नहीं है कि बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ही सेंट है, इंक्लूडिंग दोज जिनको शायद मैंने पास्ट में वोट भी करा हो। सब पॉलिटिकल पार्टीज के अपने किस्से होते हैं करप्शन के, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमने कैंडल मार्चेस नहीं निकाले थे इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट में, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो जन्म है वो किसी ऐसे मूवमेंट से नहीं हुआ था जो करप्शन के अगेंस्ट हुआ हो। तो जब एक पार्टी ऐसे करप्शन के मसलों में फंसी हुई दिखाई देती है जिसका जन्म ही ऐसे मूवमेंट से हुआ था जो करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था, तो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होता है, थोड़ा ट्रस्ट टूटता है। खैर आज के लिए आपके लिए वीडियो में इतना ही था, आगे की बातें जारी रहेंगी कमेंट सेक्शन में। सी यू देयर।